हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 11 मई, लेकिन कल की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज की इस वीडियो में हम 10 और 11 मई के इंपॉर्टेंट सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और इन्होंने स्थान लिया है सर्बानंद सोनोवाल का। इनकी इमेज आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें असम की तो इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री अब तो यही बन गए हैं हिमंता बिस्वा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धुलिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये इसी असम में ही स्थित है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार है बिहू। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि है माजुली नदी द्वीप, ये इसी असम में स्थित है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला असम के जोगीघोपा में रखी गई है, जबकि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन की बात करें तो हाल ही में जो एन रंगासामी हैं, ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है एडापट्टी के पलानीस्वामी का। जो एन रंगासामी हैं, इन्होंने पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि एम के स्टालिन ये बने हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। इन्होंने ही एडापट्टी के पलानीस्वामी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, इस पर 25 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही ये कौन बने हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ के ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, और ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। अच्छा, नेपाल में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो पहले तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन 6 से 8 महीने पहले ही चाइना और नेपाल के द्वारा एक सर्वे किया गया, जिसमें इसकी जो हाइट है ये बढ़ गई है 8,848.86 मीटर। ये अब इसकी करंट हाइट हो गई है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल जिसकी सीमा भारत से लगती भी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, और इसी काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। अब देखिए, यहाँ माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला ये है भारत की अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति ये है शराय खुमैलो। अच्छा, विराट चंद्रा का नाम अभी चर्चे में रहा है। इनकी उम्र है मात्र 7 साल। ये बिलोंग करते हैं हैदराबाद से, और हाल ही में इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, इस पर चढ़ाई करके इन्होंने एक नया कीर्तिमान सेट किया है। और माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले ये दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं विराट चंद्रा। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है दुनिया के पहले देश की, तो जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड, ये भी हाल ही में बना है, जबकि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश ये ब्रिटेन था। RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये लागू करने वाला देश हाल ही में सिंगापुर बना है। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये जो रेलवे आर्च ब्रिज है, ये भारत के जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है QS, इसकी फुल फॉर्म बनती है क्विकरली सिम्पटम्स, जो कि ये अपनी रैंकिंग निकालता है। और इसने अभी ये जो रैंकिंग जारी की है विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021, इसमें टॉप पर रहा है MIT जो कि अमेरिका में ही स्थित है। दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये तो है वर्ल्ड में टॉप 3। भारत की यदि हम बात करें तो टॉप पर है IIT बॉम्बे, ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 172वीं। दूसरे स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि स्थित है बेंगलोर में, ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 185। और तीसरे स्थान पर है IIT दिल्ली, ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 193। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने एक मम्मी खोजी है जो कि एक गर्भवती महिला है? तो ये खोज की गई है पोलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये क्या बता रही है? देखिए, आप लोगों ने मिस्र के पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ ऐसी मान्यता है कि हज़ारों लाखों साल पहले जो वहाँ राजा हुआ करते थे, उन्हें दफनाया नहीं जाता था, उन्हें मम्मी के रूप में कन्वर्ट करके आज भी उन्हें स्टोर किया जाता है। और इससे टूरिज़्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है, लोग उन्हें जा जाकर देखते भी हैं।
और यहाँ से काफ़ी सारी जो ममीज़ हैं ये काफ़ी सारे देश अपने अपने कंट्रीज़ में ले जाते हैं उस पर शोध करने के लिए। ऐसे ही में पोलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि ये जो मम्मी है, मम्मी आप सिंपली कह सकते हैं कि एक तरह की डेड बॉडी है जो कि हज़ारों वर्षों से यहाँ सुरक्षित रखी जा रही थी। तो ये जो डेड बॉडी है ये तो है फीमेल की। जब इसकी डेथ हुई होगी तब इसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच रही और उस समय इसके पेट में गर्भ था और ये जो गर्भ है ये 26 से 28 हफ्ते का था और अभी ये सुरक्षित अवस्था में पाया गया है, मतलब कि इसका सुरक्षित स्ट्रक्चर देखा गया है। इस बात की पुष्टि पोलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है। तो यदि हम बात करें पोलैंड की, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है वारसा, करेंसी है पॉलिश ज़्लॉटी। और हाल ही में पोलैंड के एक शहर में जो चौराहा है इसका नाम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में पोलैंड के द्वारा घोषणा की गई है कि आने वाले सालों में, मतलब कि 2049 तक, ये अपने देश में सभी तरह के कोल माइनिंग का जितना भी काम है ये सब बंद कर देगा। और ये सब काम पोलैंड क्यों कर रहा है? ताकि जो क्लाइमेट चेंजेस की समस्या है इससे निपटा जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य ये चर्चे में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। और ये चर्चे में क्यों आया था? तो देखिए, हाल ही में जो हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसने हाल ही में इस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन इसके रूप में घोषित कर दिया है। और इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किए जाने से फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? तो फ़ायदा तो ये है कि इस एरिया में, मतलब कि इस जोन में जितने भी पक्षियों की प्रजाति आती है इन्हें एक तरह का सुरक्षित माहौल प्रोवाइड कराया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के बाद इस अभयारण्य के 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण का कार्य नहीं किया जा सकेगा। तो समस्या उनके लिए है जो कि यहाँ आसपास बिल्डिंग बनाने का सोच रहे थे, तो ये अब पूरा नहीं हो सकेगा। तो इसे अब इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। और ये जो अभयारण्य है ये मालवन अभयारण्य जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है, इसके बाद महाराष्ट्र का ये दूसरा अभयारण्य है, मतलब कि दूसरा समुद्री अभयारण्य है जो ठाणे क्रीक के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्रीक का क्या मतलब होता है? तो देखिए, समुद्र के किनारे जो कटा छटा एरिया होता है इसे हम क्रीक कहते हैं। तो इसी ठाणे क्रीक के पश्चिमी तट पर ये स्थित है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की तो इसकी राजधानी है मुंबई। और मुंबई से ही हाल ही में भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर इसका उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्थित है लोनार लेक, जिसे भी हाल ही में भारत के रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत में यदि देखा जाए तो टोटल 42 रामसर स्थल हैं। 42वां कौन बना है? तो ये बना है लद्दाख का सोकार लेक। तो कितने हैं ये भी आप याद रखेंगे। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, जो महाराष्ट्र है ये जस्टिस इंडिया रिपोर्ट यानी कि न्याय देने के मामले में ये रहा था टॉप पर। ये जो आप देख रहे हैं ये है नागपुर, और नागपुर इसे संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्लाइफोसेट पर बैन लगाया है? तो हाल ही में जो तेलंगाना गवर्नमेंट है इसके द्वारा इस ग्लाइफोसेट पर बैन लगा दिया गया है। ग्लाइफोसेट ये है क्या? तो एक तरह का खरपतवार नाशक है। कैसा खरपतवार नाशक है? तो देखिए, जो कपास के खेत होते हैं, कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ग्लाइफोसेट है इसके उपयोग पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये कैंसर कारक है और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। यदि हम बात करें तेलंगाना की तो इसकी राजधानी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने विराट चंद्रा के बारे में डिस्कस किया था, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की थी, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले ये दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। ये इसी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, जिन्हें भी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये तो है मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, जिन्हें भी हाल ही में पुदुचेरी के भी उपराज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसके द्वारा तेलंगाना में वैक्सीन के वितरण के लिए ड्रोन को भी अलाउ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का अनियंत्रित रॉकेट का मलबा ये हिंद महासागर में आकर के गिरा है? तो ये न्यूज़ काफ़ी चर्चे में रही है क्योंकि चाइना का ये जो अनियंत्रित रॉकेट था ये अब धरती पर गिर चुका है। और ये कहाँ गिरा है? हिंद महासागर के पास
जो मालदीव वाला एरिया है यहाँ आकर के ये गिर गया है। अब ये कैसा रॉकेट था? तो देखिए, आप लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो सुना ही होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि पृथ्वी के 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, यहाँ 6 से 8 महीने या और लंबे समय तक रुकते हैं और शोध करते हैं, यानी कि रिसर्च के लिए वे वहाँ रुकते हैं। और कहाँ रुकते हैं? तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ एक तरह का चलता फिरता घर है। 2 BHK का ये फ्लैट है जहाँ इनके रहने की पूरी व्यवस्था होती है। तो इस तरह यहाँ ये 6-8 महीने ईजिली रह सकते हैं और अपना रिसर्च करते हैं। तो अभी ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 5 कंट्रीज़ के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो रशिया है ये अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। वैसे ही चाइना ने विचार किया था कि ये अब खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। इस क्रम में मतलब कि इसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि घर बनता है तो पहले एक दीवार खड़ी होती है, फिर दूसरी दीवार, मतलब कि कई शिफ्ट में वो काम होता है। फर्श होगा बाद में, फिर उसका फ्लोरिंग होता है। वैसे ही चाइना ने ये जो विचार किया था कि ये अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, इसके लिए इसने ये जो अपना पहला हिस्सा भेजा था 2011 में लॉन्च किया गया था। और जो चाइना है इसका ये जो कुल प्रोजेक्ट है ये कुल 7 शिफ्ट में जाने वाला था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक तरह का घर बनाने के लिए इसे 7 शिफ्ट में भेजा जाता है, लेकिन इसी बीच इसका एक ये जो हिस्सा है ये हाल ही में अनियंत्रित हो गया था, जिसके कारण ये गिरते हुए पृथ्वी पर आया है और मालदीव के पास आकर के ये गिर गया है। तो यदि हम बात करें चाइना की तो इसकी राजधानी बीजिंग और चाइना में स्थित है जिनजियांग प्रांत। ये काफ़ी चर्चे में रहा है, काफ़ी विवादित भी है। जिनजियांग प्रांत ये क्यों चर्चे में रहता है? तो जो उइघर मुसलमान हैं उन्हें यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण ये हमेशा से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में BBC के द्वारा इन्हीं उइघर मुस्लिम के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके बाद चाइना ने क्या किया, इस BBC न्यूज़ को अपने देश में ही बैन कर दिया था। चाइना की करेंसी रेन मिनबी प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और जो अंतरिक्ष में कचरा होता है जिसे आप डेब्रिस कहते हैं, जैसे कि काफ़ी सारी अंतरिक्ष एजेंसी हैं काफ़ी सारे देशों की, ये जब अपनी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट जब तक वर्क किया तो किया, इसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है वहाँ, तो ये कबाड़ के रूप में अंतरिक्ष में पड़े रहते हैं। तो इन्हीं कबाड़ों की सफाई के लिए, गार्बेज की सफाई के लिए चाइना के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है नियो 0.1 या नियो 1 भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो जैसे कि भारत में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये किसे माना जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये माना जाता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को। तो इसी में वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका जो कि जापान से बिलोंग करती हैं और इन्हें 2019 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि आपको केवल करण का याद रखना है कि इन्हें इस साल का ये अवार्ड दिया गया है फीमेल कैटेगरी में। जबकि यदि हम बात करें मेल कैटेगरी में, मतलब कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड मैन ऑफ द ईयर ये किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने, जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से। इसके अलावा और भी कई अवार्ड हैं जैसे कि टीम ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू और द कम बैक ऑफ द ईयर, लेकिन आपने केवल 2 ही याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस कोरोना महामारी के बीच लगभग 100 से 150 या इससे भी अधिक पत्रकारों ने अपनी जान दे दी है। तो इन्हीं के लिए एक तरह का ये एक सुरक्षा कवच है। कहने का मतलब है, जैसे कि आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि जो ओडिशा गवर्नमेंट है इसके द्वारा ओडिशा के जो पत्रकार हैं इनके लिए गोप बंधु सांबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि यहाँ के जो पत्रकार हैं यदि ये कोरोना के शिकार होते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर ये दे रही थी ओडिशा गवर्नमेंट। वैसे ही काफ़ी सारी राज्य सरकारें हैं जो कि अपने राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काफ़ी सारी स्कीम भी चला रही हैं। इसी क्रम में जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने ये फैसला किया है कि ये दिल्ली के जितने भी पत्रकार हैं इनके लिए मुफ्त टीकाकरण करेगी। तो यदि हम बात करें दिल्ली की, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यहाँ के LG है अनिल बैजल, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। एकमात्र ऐसा यूटी है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। भारत का पहला वॉर मेमोरियल, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक और वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये दिल्ली ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है एरिना सेबलेंका ने। एरिना सेबलेंका जो कि बिलोंग करती हैं बेलारूस से। इन्होंने हराया किसे है? तो वर्ल्ड की जो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, इन्हें ही हरा करके बेलारूस की एरिना सेबलेंका ने मैड्रिड ओपन
वुमन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया गया है और ये जो दिवस है ये किस पर्पज़ से मनाया जाता है? तो जो प्रवासी पक्षी हैं इनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इनके संरक्षण के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था आंध्र प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।